हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल डॉक्टर मेडिको पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इसको हम शुरू करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, एज यू वुड हैव लर्न फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर, essentially deals with industrial scale production of biopharmaceutical and biological using genetically modified microbes, fungi, plants, animals. Application of biotechnology includes therapeutics, diagnostic, genetically modified crops for agriculture, processes food, bioremediation, waste treatment, and energy production. Three critical research area of biotechnology, that is providing the best catalyst in the form of improved organism, usually microbes or pure enzyme, creating optimum condition through engineering for catalyst to act at, downstream processing technology to purify the protein or organic compound. तो इसमें क्या बताया गया है कि हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, ये हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या बताते हैं, ये जो है इंडस्ट्रियल स्केल पे बायोफार्मास्यूटिकल्स और बायोलॉजिकल को, यानी कि बायोफार्मास्यूटिकल के प्रोडक्शन में हम जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म का यूज हम करते हैं, माइक्रोब्स का, फंगस का, प्लांट का, एनिमल का। बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन है वो कहाँ कहाँ है, थेरेपेटिक्स में है, डायग्नोस्टिक में करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप बनाने में करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, फूड की प्रोसेसिंग के लिए करते हैं, बायोरिमेडिएशन के लिए करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट के लिए करते हैं, और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हम करते हैं। अब यहाँ पे ये पॉइंट है कि बायोटेक्नोलॉजी के 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया क्या हैं। बायोटेक्नोलॉजी के 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया कौन कौन है कि इससे जो है बेस्ट क्वालिटी मिल जाती है, सॉरी, इससे जो बेस्ट कैटलिस्ट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, खासतौर पे माइक्रोब्स या प्योर एंजाइम, ये हमको बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करता है, पहली रिसर्च एरिया। दूसरी क्या है, ऑप्टिमम कंडीशन को क्रिएट करके इंजीनियरिंग के लिए, कैटलिस्ट के लिए जो है एक ऑप्टिमम कंडीशन क्रिएट करता है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या है कि प्रोटीन या ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरीफाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया, बायोटेक्नोलॉजी टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड हेल्थ। तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज जो है हम करते हैं, ह्यूमन बींग्स ने बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, खास तौर पे कहाँ, फूड प्रोडक्शन और हेल्थ में। फूड प्रोडक्शन और हेल्थ में बायोटेक्नोलॉजी का ह्यूमन बींग्स ने काफ़ी हद तक यूज किया अपनी लाइफ को बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, लेट अस टेक अ लुक at three option that can about increasing food production. First is agrochemical based agriculture, second is organic agriculture, third is genetically engineered crop agriculture. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन का एग्रीकल्चर में क्या है, तो इसके 3 ऑप्शन हैं जिससे हम फूड प्रोडक्शन को हम बढ़ा सकते हैं। पहला जो है एग्रो केमिकल बेस्ड इंजीनियरिंग, दूसरा जो है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, तीसरा जो है जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। अब देखते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सेस ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई, बट येट इट वाज नॉट इनफ टू फीड ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। Increased yield have partially been due to the use of improved crop variety, but mainly due to the use of better management practices, use of agrochemical, just for example fertilizer and pesticide. For farmer in the developing world, agrochemical are often too expensive, and further increase in yield with existing variety are not possible using conventional breeding. Is there any alternative path that our understanding of genetics can show that farmer may be obtain maximum yield from this field? Is there a way minimize the use of fertilizer and chemical so that their harmful effect on environment are reduced? यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज अ पॉसिबल सोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या बताया, ग्रीन रिवोल्यूशन जो है ये क्या करता है, फूड सप्लाई को ट्रिपल करने में सक्सेस हासिल की, कि ग्रीन रिवोल्यूशन से फूड सप्लाई को लगभग ट्रिपल कर दिया गया, ठीक। लेकिन उतना इनफ नहीं था, जिस तरीके से ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो कर रही थी उसके हिसाब से इनफ नहीं था, कि यहाँ पर इंक्रीज यील्ड है पार्सली ड्यू टू। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे क्या है, इंप्रूव क्रॉप वैरायटी का यूज करके हम लोगों ने थोड़ी बहुत एक तरीके से सक्सेस हासिल की कि फूड सप्लाई को थोड़ा बहुत बढ़ा दिया। लेकिन मेनली यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट, सबसे जो मेनली जो मेजर जो कारण है उसको हम क्या कर सकते हैं, इसको मैनेजिंग प्रैक्टिस को हम अच्छा कर सकते हैं। एग्रो केमिकल जैसे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज ज़्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से फार्मर जो हैं वो क्या कर रहे थे, ये एग्रो केमिकल को ज़्यादा खरीद नहीं पा रहे थे, वो बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव थे। और फर्दर इंक्रीज के लिए अगर कोई खरीदता भी तो वैरायटी जो है वो सेम वैरायटी अगले साल कन्वेंशनल ब्रीडिंग के लिए जरूरी नहीं थी, ठीक, तो उसके लिए दूसरी वैरायटी खरीदना पड़ रहा था। विद ईल्ड एग्जिस्टिंग वैरायटी नॉट पॉसिबल यूजिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग। अब इसका क्या कोई अल्टरनेटिव पाथ है, तो हम क्या करते हैं, जेनेटिक्स को समझते हैं और फार्मर को हम क्या करेंगे, मैक्सिमम यील्ड देने फील्ड से देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहला क्या है कि फर्टिलाइजर का यूज जो मिनिमाइज़ किए, फर्टिलाइजर और केमिकल का यूज मिनिमाइज़ किए, और इनके जो इफेक्ट है, हार्मफुल इफेक्ट है जो इन्वायरमेंट में है, ये भी कम हुए। किसका यूज करके, जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप का यूज करके इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन निकाला गया। Plant, bacteria, fungi, animal whose genes have been altered by manipulation are called a genetically modified organism or GMO. GM plant है useful in many way, genetic modification। अब इसमें क्या बताया गया कि प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल की जीन को क्या किया गया, चेंज किया गया, मैनिपुलेट किया गया, तो जो बने उनमें मैनिपुलेशन के बाद में उनका नाम पड़ा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट हैं इनका हम अलग अलग तरीकों में हम इनका यूज करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं।
made crop more tolerant to abiotic stress such as cold, drought, salt, heat, reduce reliance chemical pesticide, pest resistance crop, help to reduce post harvest losses, increased efficiency of mineral usage by plants. This is prevent early exhaustion of fertility of soil, enhance nutritional value of food, vitamin A enriched rice. तो क्या कहते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का हमने यूज किया, कहाँ कहाँ किया कि ऐसी क्रॉप बना दी जो क्या कर रही थी, एबायोटिक स्ट्रेस जैसे कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट और हीट को टॉलरेट करने में सक्षम थी। ठीक, रिड्यूस और क्या कर रहे हैं, केमिकल पेस्टिसाइड की जो डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस कर दिया, यानी कि पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप बना दिए गए। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को रिड्यूस किया गया। ठीक है, प्लांट के द्वारा मिनरल यूज ज़्यादा हो इसकी इफिशियंसी को बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी भी काफ़ी हद तक बढ़ जाए। अगला क्या है, मतलब फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाया गया, जैसे विटामिन ए, इनरिच्ड राइस, ये इसका एग्जाम्पल है न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड का। In addition to these uses, genetically modified GM has been used to create tailor-made plants to supply alternative resources in industry in the form of starch, fuels and pharmaceutical. यहाँ से क्वेश्चन इस बार आने के चांस हैं इस लाइन से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो जीएम जो प्लांट हैं इनका यूज़ किया गया टेलर मेड प्लांट को बनाने के लिए, टेलर मेड प्लांट को बनाने के लिए, जिसमें जो क्या करते हैं अल्टरनेटिव रिसोर्सेज सप्लाई करते हैं, इसको अल्टरनेटिव रिसोर्सेज सप्लाई करते हैं किसको, इंडस्ट्री को, किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, फ्यूल के फॉर्म में एंड फार्मास्यूटिकल के फॉर्म में। ठीक है, आप अगला क्या बोला, सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर दैट यू विल स्टडी इन डिटेल द प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट व्हिच डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज्ड। BT toxin are produced by the bacterium called Bacillus thuringiensis. BT for short. BT toxin gene has been cloned from the bacteria, has been exposed in the plants to provide resistance to insect without the need of insecticide. In effect, create a biopesticide. Example: BT cotton, BT cod, rice, tomato, potato, and soybean, etc. तो क्या बताया गया है कि बायोटेक्नोलॉजी का जो कुछ एप्लीकेशन है वो एग्रीकल्चर में हम देखते हैं कि इसमें हम पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट का हम प्रोडक्शन करते हैं, जिसकी वजह से जो पेस्टिसाइड का जो यूज किया जा रहा था उसका जो यूजेज है डिपेंडेंसी उसको घटाया गया, उसका अमाउंट डिक्रीज किया गया। बीटी टॉक्सिन जो है एक बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम है बैसिलस थोरिंजिनेसिस, शार्ट में इसको बीटी कहते हैं। बीटी टॉक्सिन जो जीन है ये बैक्टीरिया से बनाया गया क्लोन इसका, ठीक है, बैक्टीरिया का क्लोन बनाया गया, ठीक है। बीटी टॉक्सिन जो क्या करता है प्लांट में अपने करेक्टर को एक्सप्रेस करता है कि वो रेजिस्टेंस, वो इंसेक्ट से रेजिस्टेंस बना दे उसको, बिना किसी इंसेक्टिसाइड से प्लांट को इंसेक्ट रेजिस्टेंस बना देता है। तो इस तरीके से ये जो है बायो पेस्टिसाइड के तौर पर यूज़ किया गया। कौन कौन है, बीटी कॉटन बनाए गए, बीटी कॉर्न हो गया, राइस हो गया, टोमेटो हो गया, पोटैटो हो गया और सोयाबीन भी जो है बायो पेस्टिसाइड से बनाई गई है, ठीक है। बीटी कॉटन, some strain of Bacillus thuringiensis produce protein that are kill certain insects such as Lepidopterans, tobacco budworm, armyworm, coleopterans beetles, and dipterans fly and mosquito. BT Bacillus thuringiensis form a protein crystal during particular phase of their growth. These crystals contains toxic insecticidal protein. Why does this toxin not kill the bacillus? Actually, BT toxin exists a inactive protoxin, but once the insect ingests the inactive toxin, it converted into the active form toxin due to the alkaline pH of gut, which solubilize the crystal. The activated toxin bind to the surface of midgut epithelial cell and create pores that cause cell swelling, lysis, and eventually cause death of the insect. तो बीटी कॉटन जो है ये जो है बैसिलस thuringiensis के कुछ स्ट्रेन से बनाया गया है, जो क्या करती है, बैसिलस thuringiensis जो है एक प्रोटीन प्रोड्यूस करती है जो इंसेक्ट को मारने में हेल्प करती है, जैसे लेपिडोप्टेरेंस को बोलते हैं टोबैको बडवर्म, आर्मीवॉर्म, कोलियोप्टेरेंस बीटल को बोलते हैं, डाइप्टेरेंस फ्लाई या मॉस्किटो को बोलते हैं। बैसिलस thuringiensis जो है एक प्रोटीन का क्रिस्टल बनाती है, अपनी उसकी ग्रोथ ऑफ लाइफ के पर्टिकुलर फेज में बनाती है। ये जो क्रिस्टल होते हैं इनके पास में टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होती है। अब बात आती है कि ये बैसिलस को क्यों नहीं मार सकते बैक्टीरिया को, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर जो है बीटी टॉक्सिन जीन जो है वो इनेक्टिव प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। जब ये कोई इंसेक्ट जो इसको इंजेस्ट कर लेता है इनेक्टिव टॉक्सिन को, तो उसको जैसे ही एल्कलाइन पीएच मिलता है, जैसे उसको एल्कलाइन पीएच मिलता है तुरंत एक प्रोटॉक्सिन जो है टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। गट विच सॉल्युबलाइज द क्रिस्टल, उसके क्रिस्टल सॉल्युबल हो जाते हैं। और ये एक्टिवेटेड जो टॉक्सिन है ये एपिथेलियल सेल की मिडगट की सरफेस पे मिडगट की एपिथेलियल सेल की सरफेस पे क्या करता है, बाइंड कर जाता है और उसमें पोर क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से सेल स्वेलिंग होने लगती है। सेल स्वेलिंग होगी, लिसिस हो जाएगी और फाइनली इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। Specific BT toxin genes isolated from Bacillus thuringiensis and incorporated into several crop plants such as cotton. Choice of gene depends upon the crop and target pest, as most toxins are insect group specific. The toxin is coded by the gene named CRY. There are the number of them. For example, the protein encoded by the genes CRY first AC and CRY second AB control the cotton bollworm. That CRY first AB control the corn borer. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो स्पेसिफिक जो बीटी टॉक्सिन जीन जो होते हैं ये
बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया से निकाले गए हैं और इनको जो कुछ क्रॉप प्लांट में इनका यूज़ किया जाता है, जैसे कॉटन में। अब यहाँ पे ये पॉइंट आता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं, ठीक है। तो क्या बोला है कि जो चॉइस ऑफ जीन है कि जो बीटी टॉक्सिन जीन की जो चॉइस है किस पे डिपेंड करती है, एक तो क्रॉप पे डिपेंड करती है, दूसरा टारगेटेड पेस्ट पे डिपेंड करती है। दो चीज़ों पर ये चॉइस ऑफ जीन डिपेंड करती है, पहला क्रॉप कैसी है, दूसरा क्या है कौन सा पेस्ट है, टारगेटेड पेस्ट कौन सी है। ज़्यादातर जो बीटी टॉक्सिन होते हैं वो इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं, ज़्यादातर बीटी टॉक्सिन जो इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं। टॉक्सिन जो है कोड किया जाता है कि जीन है जिसका नाम क्राई है, तो क्राई जीन से इसको कोड किया जाता है। इसके बहुत सारे नंबर हैं, जैसे इसमें भी बताया गया प्रोटीन इनकोडेड बाई जीन्स, एक प्रोटीन है जो क्राई फर्स्ट AC और क्राई सेकंड AB से कोड की जाती है, तो वो कंट्रोल करती है कॉटन बॉलवर्म, ठीक। और क्राई फर्स्ट AB जो है कॉटन बोरर को कंट्रोल करती है। तो ये क्वेश्चन कई बार कंफ्यूज भी करता है, पूछा भी जाता है कि क्राई फर्स्ट AC और क्राई सेकंड AB ये कॉटन बॉलवर्म को कंट्रोल करते हैं, जबकि क्राई फर्स्ट AB कॉटन बोरर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो कॉटन बोरर को क्राई फर्स्ट AB और क्राई फर्स्ट AC और क्राई सेकंड AB जो कॉटन बॉलवर्म को कंट्रोल करता है। ये जो हमको जो डायग्राम दिखाया गया है ये कॉटन बॉलवर्म का दिखाया गया है। पहला जो डायग्राम है ये बॉलवर्म के द्वारा डिस्ट्रॉयड है, दूसरा जो है ये मेच्योर कॉटन बॉलवर्म का, ये मेच्योर कॉटन बॉल है, ये हमारी डिस्ट्रॉय बाय द बॉलवर्म, ये बॉलवर्म से डिस्ट्रॉय किया गया। पहला वाला डिस्ट्रॉयड है, दूसरा वाला मेच्योर है। पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट, several nematodes parasites a wide variety of plant and animals including human being. A nematode Melodygyne incognitia infected the root of tobacco plant and caused a great reduction in yield. A novel strategy was adopted to prevent this infestation, which is based on the processes of RNA interference. RNAi take place in all eukaryotic organisms as a method of cellular defense. This method involves silencing of specific mRNA due to the complementary double-stranded RNA molecule that binds to and prevent the translation of mRNA, that is a silencing mRNA silencing. The source of this complementary RNA could be from an infection by virus having RNA genome or mobile genetic element they known as a transposon. Mobile genetic element are known as a transposon that replicate via an RNA intermediate. तो यहाँ पे क्या बताया गया है, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। तो कुछ निमेटोड हैं जो पैरासाइट होते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों में, ह्यूमन में भी पैरासाइट होते हैं कुछ निमेटोड। एक निमेटोड है जिसका नाम है मेलोडीगाइनी इनकॉग्निशिया। ये तंबाकू के प्लांट की रूट को इन्फेक्ट करता था और उसकी इल्ड में काफ़ी हद तक गिरावट पैदा कर देता था, काफ़ी हद तक उसकी फसल की पैदावार को घटा देता था। एक नॉवेल स्ट्रेटजी है इस चीज़ को कम करने के लिए, एक स्ट्रेटजी अप्लाई की गई। वो जो स्ट्रेटजी जो बेस्ड थी वो RNA इंटरफेरेंस पर बेस्ड थी, RNAi पर बेस्ड थी। RNA इंटरफेरेंस जो है एक तरीके की सेलुलर डिफेंस होती है, ये सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, ठीक है। तो ये RNA इंटरफेरेंस जो है सेलुलर डिफेंस का तरीका है जो सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होती है। इस मेथड में क्या किया जाता है कि एक स्पेसिफिक mRNA की साइलेंसिंग कर दी जाती है, इसके अगेंस्ट एक कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड RNA बनाकर। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल को बना करके एक स्पेसिफिक mRNA की साइलेंसिंग कर दी जाती है, जिससे क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल जो है वो mRNA का ट्रांसलेशन नहीं होने देगा, जिसकी वजह से जब साइलेंसिंग हो जाएगी कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड बना करके, उसकी वजह से क्या होगा mRNA का ट्रांसलेशन नहीं होगा, मतलब हो गया mRNA साइलेंसिंग। अब क्या होगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री RNA का जो सोर्स है, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री RNA का सोर्स है, ये क्या करता है, इन्फेक्शन होता है किसके द्वारा, वायरस के द्वारा या RNA जीनोम का यूज करके। तो इनको बोलते हैं मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। तो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट या ट्रांसपोजान बोलते हैं, इन्हीं के जरिए से हम उसको उसमें भेजते हैं होस्ट में, और वो रिप्लिकेट करता है और बनाता है RNA इंटरमीडिएट बनाता है। Using agrobacterium vector, nematode specific genes were introduced into the host plant. The introduction of DNA was that produced both sense and antisense RNA in the host cell. Two RNA being complementary to each other form a double-stranded RNA, initiating RNA interference, the silencing of specific mRNA of nematode. The consequence was the parasite could not survive a transgenic host expressing specific interfering RNA. A transgenic plant therefore got itself protected from a parasite. तो यहाँ पे हमको बताया गया है एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का यूज किया गया। तो एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का यूज करके हम क्या करते हैं, निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स को होस्ट प्लांट में हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो जो DNA का जो इंट्रोडक्शन है ये क्या करेगा, वहाँ पे जा करके सेंस और एंटी सेंस दोनों RNA बनाता है, सेंस और एंटी सेंस दोनों तरीके के RNA होस्ट सेल में बनाता है कौन, ये DNA, ठीक है। अब ये जो दो RNA हैं ये आपस में होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इसी वजह से कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से डबल स्टैंडर्ड RNA बनाते हैं और शुरू करते हैं RNA इंटरफेरेंस मैकेनिज्म को। वो क्या करती है, स्पेसिफिक mRNA को ही नहीं ट्रांसलेट होने देगी, तो उसको क्या कर देती है, साइलेंस कर देती है। साइलेंसिंग द स्पेसिफिक mRNA, निमेटोड के उस स्पेसिफिक mRNA को ही नहीं एक्टिवेट होने देती, उसे प्रोटीन ही नहीं बनने देती है, जिसकी वजह से पैरासाइट जो होगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा ट्रांसजेनिक होस्ट में, ठीक है। और क्या करता है, स्पेसिफिक इंटरफेरिंग RNA के फॉर्मेट में एक्सप्रेस हो जाता है। जो ट्रांसजेनिक प्लांट हैं वो अपने यहाँ पे क्या हो जाते हैं, पैरासाइट से प्रोटेक्ट हो जाते हैं, सेल्फ प्रोटेक्ट हो जाते हैं। ये हमको जो दिया गया है डायग्राम, ये निमेटोड का दिया है, उस निमेटोड का नाम है मेलोडीगाइनी इनकॉग्निशिया, जो टोबैको की प्लांट में है। क्या प्लांट जनरेटेड है, डबल स्टैंडर्ड RNA है जो क्या करता है, निमेटोड इन्फेस्टेशन से उसको प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। पहला जो डायग्राम दिया गया है ये वाला जो हमको दिखाया गया है, ये वाला जो डायग्राम है ये टिपिकल कंट्रोल प्लांट की रूट का है। ये ट्रांसजेनिक प्लांट रूट की है इस 5 दिन के बाद, ठीक है।
इन्फेक्शन ऑफ निमेटोड, ये निमेटोड आ चुका है, इन्फेक्शन जारी है, तो निमेटोड के आने के बाद 5 दिन का ये जो है डायग्राम दिया गया है जो कि नोवल मैकेनिज्म से इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेसेस have made immense impact in the area of healthcare by enabling mass production of safe and more effective therapeutic drugs. Further, the recombinant therapeutics do not induce unwanted immunological response as common in case of similar product isolated from non-human resources. At present, about 30 recombinant therapeutics has been approved for a human use world over. In India, 12 of the presently being marketed. तो बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन का जो यूज है वो मेडिसिन में भी किया जाता है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, हम इसका यूज़ करते हैं हेल्थ केयर की फील्ड में। हेल्थ केयर के फील्ड में हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा ही मेडिसिन को बनाते हैं लार्ज स्केल पे सेफली, वो इफेक्टिव होती हैं थेरेपेटिक ड्रग्स। तो रिकॉम्बिनेंट जो थेरेपेटिक ड्रग्स हैं ये जो है अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स को इंड्यूज नहीं करती। तो रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स जो ड्रग्स हैं ये अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स को इंड्यूज नहीं करती, जो कि कॉमन मेडिसिन में देखने को मिलता है। जो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज से निकाले जाते हैं वो क्या करते हैं, अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स को इंड्यूस कर देते हैं, जबकि रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक ड्रग जो हैं ये अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स को इंड्यूस नहीं करते हैं। आजकल के समय, आज की डेट में पूरे विश्व में लगभग 30 तरीके की रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक ड्रग्स अवेलेबल हैं। प्रेजेंट टाइम पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन के यूज के लिए जो अप्रूव्ड है, वो 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक ड्रग्स अवेलेबल हैं। लेकिन इंडिया में मार्केट में आजकल केवल 12 ही थेरेपेटिक्स जो रिकॉम्बिनेंट जो थेरेपेटिक्स हैं वो अवेलेबल हैं। जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन, यानी इंसुलिन को बनाते हैं। मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज इज पॉसिबल बाई टेकिंग इंसुलिन एट अ रेगुलर टाइम इंटरवल. What would diabetic patient do enough of human insulin was not available. If you discuss this, you would soon realize that one would have isolated and used insulin from other animal. Would the insulin isolated from other animal be just effective as secreted by the human body itself, and would it not elect an immune response in the human body? Now imagine if a bacterium were available that could make a human insulin. Suddenly the whole process becomes too simple. You can easily grow large quantity of bacteria and make much insulin as you need. तो क्या कहते हैं कि आजकल के समय में डायबिटीज़ ज़्यादा लोगों को हो रही, खासतौर पे एडल्ट में ज़्यादा हो रहा है, इसको मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। अब उनको जो है समय पे इंसुलिन लेना पड़ता है। तो ये जो डायबिटिक पेशेंट को जो इंसुलिन है ये ह्यूमन इंसुलिन अवेलेबल मार्केट में नहीं है, इतना ज़्यादा अवेलेबिलिटी उतनी कम है। ठीक, तो इसको हम ये कर सकते हैं कि पहले क्या किया जाता था, दूसरे एनिमल से इंसुलिन को आइसोलेट किया जाता था, निकाला जाता था, उनका यूज़ किया जाता था। लेकिन ये इंसुलिन जो अदर एनिमल से हैं ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थी, और वो ज़्यादा वो जो है क्या कहते हैं और भी एलर्जी वगैरह काज करती थी। तो ये हम मान लेते हैं कि अगर बैक्टीरिया जो हमारे पास में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो इससे अगर हम ह्यूमन इंसुलिन को बनाएं तो हम कम समय में बहुत सिंपल तरीके से इनसे हम लार्ज स्केल पे बना सकते हैं। तो बैक्टीरिया को लार्ज क्वांटिटी में हम आसानी से ग्रो करा सकते हैं और सफिशिएंट अमाउंट में हम इंसुलिन को बना सकते हैं। ये क्वेश्चन नीट में यहीं से पूछा गया था। थिंक अबाउट वेदर इंसुलिन कैन बी ओरली एडमिनिस्ट्रेटेड टू डायबिटिक पीपल आर नॉट। तो इसको हम ओरली नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये इंसुलिन जो है ये प्रोटीन होती है, प्रोटीनेसिस नेचर की इंसुलिन जो है प्रोटीन होती है। ये जो है स्टमक में जाके डाइजेस्ट हो जाती है। स्टमक में क्या कर दिया जाता है, डाइजेस्ट कर दिया जाता है इसको। इस वजह से इसको ओरली नहीं ले सकते। यहीं से क्वेश्चन आया था नीट 25 में। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन नीट 25 में यही क्वेश्चन आया हुआ था। क्या बोल रहा है कि क्या इंसुलिन को ओरली लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इंसुलिन जो है वो स्टमक में जाकर के, क्योंकि प्रोटीन नेचर की होती है, तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, उसको डाइजेस्ट कर देगा, उसका काम नहीं हो पाएगा। इंसुलिन यूज फॉर डायबिटीज वर earlier extracted from a pancreas of slaughtered cattle and pigs. Insulin from an animal sources thought caused some patient to develop allergy or other type of reaction. So foreign protein. Insulin consists of two salt polypeptide chains, chain A and chain B, that are linked together by disulfide bridges. In mammals, including humans, insulin is synthesized as a prohormone. Like a proenzyme. The prohormone also needs to process it before it becomes a fully matured and functional hormone, which contains an extra stressed called C-peptide. This C-peptide is not present in mature insulin and is removed during maturation into insulin. The main challenge for production of insulin using recombinant DNA technology is were getting insulin assembled into the mature form. In 1983, Eli Lilly, an American company, were prepared to DNA sequence corresponding to A and B. Chain of human insulin introduced them in Plasmid E. coli to produce protein insulin chain. Chain A and chain B are produced separately, extracted and combined by creating disulfide bond to form human insulin. तो क्या बताया गया है कि शुरुआती समय में इंसुलिन जो यूज़ की जाती थी डायबिटीज़ के लिए, वो इंसुलिन निकाली जाती थी कैटल, जो स्लेटर्ड कैटल है, पिग के पैनक्रियाज से निकाली जाती थी। ये जो एनिमल सोर्स से निकाली गई जो इंसुलिन है ये कुछ पेशेंट में एलर्जी काज करती थी और अलग अलग तरीके की रिएक्शन काज करती थी, वो फॉरेन बॉडी से होती थी।
इंसुलिन के पास में दो छोटी छोटी सॉल्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, चेन ए एंड चेन बी। ये दोनों जो है डाइसल्फाइड ब्रिजेस से जुड़े होते हैं। मैमल में ह्यूमन को भी इंक्लूड करके इंसुलिन जो है सिंथेसाइज की जाती है प्रो हार्मोन के तौर पे, प्रो हार्मोन के तौर पे, या प्रो एंजाइम या प्रो हार्मोन जो है उसको प्रोसेसिंग की जाती है फुल्ली मेच्योर या फंक्शनल हार्मोन से पहले, उसकी क्या की जाती है, प्रोसेसिंग की जाती है। इसके पास में जो प्रो इंसुलिन है या प्रो हार्मोन है या प्रो एंजाइम है, इसके पास में एक एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड चेन होती है। ये जो सी पेप्टाइड चेन है मेच्योर इंसुलिन में नहीं पाई जाती, इसको मेच्योरेशन के समय हटा दिया जाता है, तब जाके वो मेच्योर इंसुलिन बनती है। अब बात आती है कि इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए जो मेन चैलेंज है वो क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करना। जो इंसुलिन की प्रोडक्शन का जो मेन चैलेंज हो क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करना, उससे हमको मेच्योर इंसुलिन बनाना। तो इसको काम किया 1983 में एक अमेरिकन कंपनी थी जिसका नाम था इली लिली। इसने क्या किया, दो डीएनए सीक्वेंस को ए और बी को तैयार किया। तो ह्यूमन इंसुलिन की जो चैन है ए और बी, इसको जो है ई कोलाई बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस किया और चैन ए और चैन बी को अलग अलग बनाया गया और उनको निकाला गया, एक्सट्रैक्ट किया गया। फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड की मदद से उसको जोड़ा गया और बना दिया गया ह्यूमन इंसुलिन। इसी को बोला गया ह्यूमिनिलिन भी बोला जाता है। ये डायग्राम दिया गया है, ठीक है। ये बी चैन है, ये ए चैन है, ये सी चैन है, ठीक है। सॉरी, ये सी नहीं है, ये बी चैन हो गई, ठीक है। ये इंसुलिन है, ये सी चैन थी, ठीक है। ये सी चैन है, ये बी चैन है, ये ए चैन है। तो ए और बी सेल क्या करती है, पेप्टाइडरेज एंजाइम की मदद से इसको क्या किया जाता है, इसको अलग कर दिया गया। तो सी पेप्टाइड चैन अलग हो गई और ए और बी चैन को आपस में डाइसल्फाइड लिंकेज से जोड़ दिया गया। डाइसल्फाइड लिंकेज, दो सल्फर लिंकेज है। मैच्योरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन आफ्टर द रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड टू बी सिंप्लीफाइड। जीन थेरेपी। If a person is born with a hereditary disease, can corrected therapy taken for such disease? Gene therapy is an attempt to do this. Gene therapy is a collection of methods that allow correction of a gene defect has been diagnosed in child or embryo. Here, gene insert into the person's cell and tissue to treat disease. Correction of genetic defect involve delivery of normal genes into the individual or embryo to take over function of and compensate for non-functional gene. तो क्या कहते हैं, जीन थेरेपी जो है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो पर्सन जन्म से ही डिजीज़ को लेके आया है, ठीक है। ये तरीके की जीन थेरेपी क्या, करेक्टिव थेरेपी होती है, जो इस तरीके की हेरिडिटरी डिजीज़ को सॉल्व करने के लिए, करेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। जीन थेरेपी जो है ये एक अटेम्प्ट था इस तरीके की डिजीज़ के लिए। तो जीन थेरेपी क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मेथड होता है। जीन थेरेपी क्या है, बहुत सारे मेथड का कलेक्शन होता है जो ये करते हैं कि जो जीन डिफेक्ट है उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, करेक्ट करते हैं। और क्या करते हैं, चाइल्ड या एम्ब्रियो में इनकी डायग्नोसिस भी करते हैं कि यहाँ पे जीन को इंसर्ट किया जाता है पर्सन की सेल में या टिश्यू में जो डिजीज़ को ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे जेनेटिक डिफेक्ट को करेक्ट किया जाता है कैसे, नॉर्मल जीन को एम्ब्रियो में या इंडिविजुअल में डिलीवर करा के, इंट्रोड्यूस करा करके वहाँ पे जाके नॉर्मल फंक्शनिंग करते हैं या जो नॉन फंक्शनल जीन था उसके साथ में कंपनसेट करते हैं। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1990 टू अ 4-year-old girl with adenosine deaminase deficiency. This enzyme is crucial for immune system to function. The disorder is caused due to the deletion of gene for adenosine deaminase. In some children, ADA deficiency is cured by the bone marrow transplantation. In other, can be treated by the enzyme replacement therapy, in which functional ADA is given to the patient by injection. But problem with both these approaches that they are not completely curative. The first step toward gene therapy, blood from lymphocyte from the blood of patient are grown in culture outside of the body. A functional ADA cDNA using retroviral vector is then introduced into these lymphocytes, which are subsequently returned into the patient. However, as these cells are not immortal, patient requires periodic infusion such genetically engineered lymphocyte. However, if gene isolated from marrow cell producing ADA is introduced into the cell at early embryonic stage, it could be permanent cure. तो क्या कहते हैं कि जो पहली जो क्लिनिकल जो जीन थेरेपी थी, ठीक है, पहली जो क्लिनिकल जो जीन थेरेपी थी वो कब आई, 1990 में आई, जो कि एक 4 साल की लड़की थी उसमें किया गया। इसमें क्या होता है, एडिनोसिन डीएमिनेज की डिफिशियंसी थी उसके साथ। ये एंजाइम क्या करता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। इस डिसऑर्डर जो है, ये डिसऑर्डर किसकी वजह से काज होता है कि जो एडिनोसिन डीएमिनेज को बनाने वाला, एंजाइम को बनाने वाला जो जीन था वो डिलीट हो जाता है। कुछ बच्चों में एडीए डिफिशियंसी को हम क्योर करते हैं, पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा करके, ठीक है। कुछ लोगों में करते हैं एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी करा करके, इन विच फंक्शनल एरिया, जिनमें फंक्शनल एरिया दिया जाता है इंजेक्शन के द्वारा। लेकिन प्रॉब्लम दोनों में क्या है, ये पूरी तरीके से क्यूरेटिव नहीं है। जो पहला स्टेप है जीन थेरेपी का, वो क्या करते हैं कि जो पेशेंट के ब्लड से लिम्फोसाइट ली जाती हैं उनको जो है कल्चर कराया जाता है। फिर उसके बाद में cDNA यानी जो फंक्शनल एरिया है, cDNA यानी कि रेट्रोवायलेट वेक्टर का यूज करके उन्हीं जो कल्चर्ड लिम्फोसाइट हैं उनको क्या किया जाता है, पेशेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। लेकिन ये जो सेल होती हैं वो इमॉर्टल नहीं होती, अमर नहीं है, इनकी भी लाइफ टाइम होती है। तो पेशेंट को कुछ समय के बाद में दोबारा इसी तरीके की जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट की ज़रूरत पड़ती है।
तो परमानेंट क्योर नहीं था। तो अगर हम क्या करते हैं, बोन मैरो की सेल से वो जीन आइसोलेट कर ले जो एडीओ को बना रहा हो, ठीक, फिर उसको हम क्या करते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज की शुरुआती स्टेज में, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में सेल में अगर डाल देते हैं तो ये हमारा क्या होगा, परमानेंट क्योर होगा। इस तरीके से हम एक हेरिडिटरी डिजीज़ को हम क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ जीन थेरेपी। Molecular diagnosis. You know that for effective treatment of disease, early diagnosis and understanding its pathophysiology is very important. Using conventional method of diagnosis, serum and urine analysis, early detection is not possible. Recombinant DNA technology, polymerase chain reaction, and enzyme-driven immunosuppression are some techniques that serve the purpose of early diagnosis. तो क्या कहते हैं, जो इफेक्टिव ट्रीटमेंट है डिजीज़ के लिए, अर्ली डायग्नोसिस के लिए, और उसको उसकी पैथोफिजियोलॉजी को समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हम क्या करते हैं, कन्वेंशनल मेथड का यूज़ करते हैं डायग्नोसिस के में। एक तो पहला सीरम और यूरिन, सीरम और यूरिन एनालिसिस क्या है, कन्वेंशनल मेथड है, जो अर्ली डिटेक्शन में इतना पॉसिबल नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, पीसीआर का, और एलिजा यानी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे का यूज़ करते हैं। ये कुछ ऐसी टेक्निक हैं जो अर्ली डायग्नोसिस में यूज़ किए जाते हैं। प्रेजेंस ऑफ पैथोजन सच एज बैक्टीरिया वायरसेस इज नॉर्मली सस्पेक्टेड only when the pathogen has produced the disease symptoms. By this time, concentration of pathogen is already very high in the body. However, very low concentration of bacteria virus at time when symptoms of disease not yet visible can be detected by the amplification of their nucleic acid by PCR. Can you explain how PCR can detect very low amount of pDNA? PCR is now routine used to detect HIV in suspected AIDS patient. It being used to detect mutation in genes in suspected cancer patient. It is a powerful technique to identify many other genetic disorder. तो क्या कहते हैं कि हम पैथोजन जो पैथोजन जैसे बैक्टीरिया और वायरस जो हैं, ये नॉर्मली जो हैं वे क्या करते हैं कि हमारे डिजीज सिम्टम्स को प्रोड्यूस करते हैं। जब ये शरीर में आते हैं उस समय, जब बॉडी में किसी होस्ट में आते हैं तो उस समय पैथोजन की कंसंट्रेशन क्या होती है, हमारी बॉडी में कभी कभी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन कभी कभी क्या है, बहुत कम हो जाती है। जब बहुत कम होती है बैक्टीरिया और वायरस की, तो उस समय इनके डिजीज़ के सिम्टम्स विजिबल नहीं होते, नहीं पता चल पाते, लेकिन हम इनको जो है पहचान लेंगे। इनको हम क्या करेंगे, पीसीआर के द्वारा इनके न्यूक्लिक एसिड के नंबर को बढ़ाएंगे। फिर जब इनकी नंबर बढ़ जाएगी उसके बाद में हम इसको पहचान लेंगे कि ये कैसा, कौन सा वायरस है, कौन सा क्या कहते हैं बैक्टीरिया है, ठीक। तो इसमें हम क्या करते हैं, पीसीआर को रूटीनली यूज़ करते हैं एचआईवी को डिटेक्ट करने के लिए जो एड्स पेशेंट होते हैं, और क्या है, म्यूटेशन को, जीन में म्यूटेशन को डिटेक्ट करने के लिए कैंसर पेशेंट में यूज़ किया जाता है। ये क्या पावरफुल टेक्निक होती है, पीसीआर जो है एक पावरफुल टेक्निक है जो बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने में यूज़ किया जाता है। पीसीआर इज अ पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मैनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर। A single stranded DNA or RNA tagged with a radioactive molecule, that is a probe, is allowed to hybridize to its complementary DNA in clone of cell, followed by the detection of using autoradiography. The clone having the mutated genes will hence not appear on the photographic film because the probe will not complementary with mutated genes. तो क्या कहते हैं, एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए को अगर हम एक रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के साथ में टैग कर देते हैं तो उसको कहते हैं प्रोब। प्रोब क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए को रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल के साथ में टैग करना क्या है, उसमें रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल जोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं प्रोब। और प्रोब को यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोन में कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ हाइब्रिडाइज करने के लिए। फिर यूज़ किया जाता है कि ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा उसको हम डिटेक्ट करते हैं। ये क्लोन के पास में म्यूटेटेड जीन्स होती हैं जो नॉर्मली फोटोग्राफिक फिल्म पे नहीं अपीयर होती। क्लोन के पास में म्यूटेटेड जीन्स होती हैं जो नॉर्मली फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर अपीयर नहीं होती। क्यों नहीं होती है, क्योंकि प्रोब जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बना पाता म्यूटेटेड जीन के साथ में। क्लोन हैविंग, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है 26 में, ठीक है। तो क्या कह रहा है, यही लाइन हो सकती थी AR टाइप में, AR टाइप। तो क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन्स विल नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म। जो क्लोन के पास में जो म्यूटेटेड जीन्स हैं वो फोटोग्राफिक फिल्म पे नहीं अपीयर हो पाते। क्यों नहीं अपीयर हो पाते हैं, क्योंकि प्रोब के पास में म्यूटेटेड जीन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होती है। एलिजा जो है, ये एलिजा इज द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन जैसे प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन, और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडी सिंथेसाइजिंग अगेंस्ट द पैथोजन। तो एलिजा जो है ये किसके प्रिंसिपल पे काम करती है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे काम करती है कि पैथोजन के द्वारा जब इन्फेक्शन होता है तो उसके एंटीजन की प्रेजेंस को हम पहचान लेते हैं, जैसे प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, या उनके अगेंस्ट जो है पैथोजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है, उस एंटीबॉडी को हम पहचान लेते हैं। इससे कंफर्म हो जाता है कि कौन सा पैथोजन है। ट्रांसजेनिक एनिमल, ठीक है। तो एनिमल दैट हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू प्रोसेस एंड एक्सप्रेस एन extra foreign gene known as a transgenic animals. Transgenic rats, rabbit, pig, sheep, cow, fish have been produced. Although over 95% of all existing transgenic animal are mice. तो क्या बोल रहा है कि जो एनिमल हैं, एनिमल के अगर डीएनए के साथ में अगर हम छेड़छाड़ करें और उनमें हम क्या करते हैं कि फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो ऐसे एनिमल ट्रांसजेनिक एनिमल कहलाते हैं। ट्रांसजेनिक
रैबिट्स, पिग, शिप, काऊ, फिश, ये सब जो आजकल इतने बनाए गए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आजकल जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल एग्जिस्ट करते हैं उनमें 95% से भी ज़्यादा जो है माइस यानी चूहे यूज किए जाते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल के तौर पर। तो बात आती है क्या कि इनको हम क्यों यूज करते हैं, सम ऑफ द कॉमन रीजन। पहला, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। Transgenic animal can be specifically designed allowed to study of how genes are regulated, how they affect on normal function of the body and its development. For example, study of complex factor involved in the growth, such as insulin-like growth factor, by introducing genes from the other species that alter the formation of this factor and studying the biological effect that result. Information is obtained about a biological role of factor in the body. तो क्या कहते हैं कि सब इसका जो कुछ कारण है क्यों यूज़ किए जाते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। तो पहला क्या है कि नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को समझने के लिए, कि ट्रांसजेनिक एनिमल को हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि उनमें हम जीन की स्टडी कर सकते हैं, हाउ जीन्स स्टडी, उसमें किस तरीके से जीन जो है रेगुलेट होते हैं और उनका इफेक्ट कैसे होते हैं नॉर्मल फंक्शन के लिए और उनका डेवलपमेंट कैसा होता है। इन चीज़ को समझने के लिए हम उनकी नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को समझने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ करते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स फैक्टर की स्टडी करने के लिए, जैसे ग्रोथ में जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ जो फैक्टर होते हैं इनको हम क्या करते हैं कुछ स्पीसीज में इंट्रोड्यूस कर देते हैं इस फैक्टर को, वो क्या करते हैं इनको अल्टर फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं, इनके बायोलॉजिकल इफेक्ट को स्टडी करेंगे, ठीक, और उनसे जो इन्फॉर्मेशन निकलेगी उसका यूज करेंगे बायोलॉजिकल रोल ऑफ फैक्टर इन द बॉडी उस फैक्टर का रोल क्या उसके बारे में उसके बारे में क्या करेंगे उसका रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, स्टडी ऑफ डिजीज। मैनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिजाइन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ जीन कंट्रीब्यूटेड टू द development of disease. These are especially made up to serve as a model of human disease, so that investigation of new treatment for disease is made possible. Today, transgenic model exists for many human disease such as cancer, cystic fibrosis, rheumatoid arthritis and Alzheimer. तो क्या कह रहे हैं, दूसरा जो कारण है वो क्या है, डिजीज़ को स्टडी करना। तो बहुत सारे जो ट्रांसजेनिक एनिमल हैं उनको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि उनके जीन्स के डेवलपमेंट को, उनकी प्रोसेसिंग को समझा जाता है, ठीक है। खासतौर पे कुछ ऐसे मॉडल हैं जो ह्यूमन डिजीज़ को ट्रीट करने के तरीके के ट्रीटमेंट के तौर पे हम यूज़ करते हैं, उनको उसके डिजीज़ के इन्वेस्टिगेशन के तौर पे हम यूज़ करते हैं जो पॉसिबल है। तो आजकल जो ट्रांसजेनिक मॉडल पॉसिबल, बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो ह्यूमन डिजीज़ को क्योर कर सकता है, ठीक। पहला क्या है, कैंसर। दूसरा क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। तीसरा क्या है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। चौथा क्या, अल्जाइमर। तो उसको याद कर सकते हैं सी कार से। सी से हो गया कैंसर, दूसरा सी से हो गया सिस्टिक फाइब्रोसिस, ए से हो गया अल्जाइमर, आर से हो गया रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हो गया। तो हम जो ट्रांसजेनिक जो मॉडल हैं उनको हम सी कार से यूज़ कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, सी फॉर कैंसर, सी से सिस्टिक फाइब्रोसिस, ए से अल्जाइमर, आर से रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अगला देखते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिजीज कैन ऑब्टेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, but such products are often expensive to make. Transgenic animals that produce useful biological products are created by introduction of the portion of DNA that codes for particular products such as human protein that is alpha-1 antitrypsin used to treat emphysema. Similar attempt being made for the treatment of phenylketonuria and cystic fibrosis. In 1997, first transgenic cow, Rosie, produced human protein enriched milk 2.4 gram per liter. The milk contained human alpha-lactalbumin and was nutritionally a more balanced product for human babies than natural cow milk. तो क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। मेडिसिन रिक्वायर्ड होती है बहुत सारे ह्यूमन की डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, उनके पास में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं, ठीक। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो बहुत ज़्यादा ही महंगे होते हैं, तो हम ट्रांसजेनिक एनिमल की वजह से ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ करके हम उन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं, उस छोटे से डीएनए या छोटे से जीन सेगमेंट को उनके अंदर इंट्रोड्यूस करके, जिसकी वजह से एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट हम बना देते हैं। वो जीन जो है, जैसे एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए एक ह्यूमन प्रोटीन बनाई गई जिसका नाम है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो है ये एम्फाइसीमा को ट्रीट करता है। इसी तरीके से फेनाइलकीटोनुरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस को ट्रीट करने में भी इनका यूज़ किया गया है। 1997 में पहली जो ट्रांसजेनिक काऊ थी जिसका नाम था रोजी बनाई गई, ठीक। अब इसके पास में 1 लीटर दूध में 2.4 ग्राम ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्बुमिन होता है, जो न्यूट्रिशनली ज़्यादा बैलेंस होता है ह्यूमन बेबी के लिए नेचुरल काऊ मिल्क से ज़्यादा न्यूट्रिशन पाया जाता है इसमें, ये रोजी काऊ की मिल्क में, इसके पास में ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्बुमिन पाई जाती है। इसके 1 लीटर दूध में 2.4 ग्राम ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्बुमिन प्रोटीन होती है। चौथा क्या है, वैक्सीन सेफ्टी। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बिफोर दे आर यूज्ड ऑन ह्यूमंस। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन। इफ सक्सेसफुल एंड फाउंड टू बी रिलायबल, दे कुड प्लेस द यूज ऑफ मंकी टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द बैचेज ऑफ द वैक्सीन। तो क्या कहते हैं, वैक्सीन सेफ्टी के तौर पर भी ट्रांसजेनिक मॉडल बनाए गए हैं। तो ट्रांसजेनिक जो माइस है ये डेवलप किया गया वैक्सीन की सेफ्टी की टेस्टिंग के लिए। वैक्सीन की सेफ्टी की टेस्टिंग के लिए इसका यूज़ किया गया। ह्यूमन यूज़ करने से पहले वैक्सीन की टेस्टिंग की जाती है, उसमें जो है ट्रांसजेनिक माइस का यूज़ किया गया। ट्रांसजेनिक जो माइस हैं
ये क्या करते हैं, इनकी टेस्टिंग देखो, पोलियो वैक्सीन की टेस्टिंग किस पे की गई थी, पोलियो वैक्सीन की टेस्टिंग किस पे की गई थी, माइस के ऊपर की गई थी। इफ सक्सेसफुल, अगर सक्सेसफुल हो जाती है और रिलायबल होती है तो इसको रिप्लेस करते हैं माइस से, माइस के बाद में मंकी पे, तो फिर माइस से हम मंकी पे जाते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, आगे हम इस तरीके से में लेकर चलते हैं रहते हैं। तो वैक्सीन सेफ्टी भी जरूरी होती है, वैक्सीन सेफ्टी के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ करते हैं। अगला क्या है, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। दिस इज known as toxicity safety testing. The procedure is same as the use of testing toxicity of drugs. Transgenic animals are made that carry genes which make them more sensitive to toxic substance than non-transgenic animals. They are exposed to toxic substance and effective study. Toxicity testing in such animal will allow use to obtain result in less time. तो क्या कहते हैं, जो और जो पांचवा जो क्राइटेरिया है जिसकी वजह से हम ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ करते हैं वो क्या है, केमिकल सेफ्टी है। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग जो है, जिसको हम टॉक्सिसिटी के नाम से या सेफ्टी टेस्टिंग के नाम से जानते हैं, केमिकल टेस्टिंग को। ये प्रोसीजर बिल्कुल सेम होती है जिस तरीके से हम इसमें क्या करते हैं, ड्रग की टॉक्सिसिटी की टेस्टिंग करने में हम इसका यूज़ करते हैं। तो ट्रांसजेनिक एनिमल के पास में वो जीन होते हैं, ठीक है, उन जीन की टेस्टिंग के लिए वो ज़्यादा है, उस टॉक्सिक सब्सटेंस के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जो ट्रांसजेनिक एनिमल हैं नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल से ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस से सेंसिटिव होते हैं। ये जो है, जब इनको टॉक्सिक सब्सटेंस के संपर्क में इनको रखा जाता है फिर उनके इफेक्ट को स्टडी किया जाता है। तो जो टॉक्सिसिटी टेस्टिंग है ऐसे एनिमल में जो है यूज कर लेते हैं, वो भी कम समय में। इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, इस टॉक्सिसिटी का रिजल्ट क्या होने वाला है, ये समझ लेते हैं। अगला क्या, एथिकल इशू। Manipulation of the living organism by the human race cannot go on any further without regulation. Some ethical standards are required to evaluate the morality of all human activity that might help or harm living organism. तो क्या कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मैनिपुलेशन है ह्यूमन में, ये इतना आसान नहीं है, इसके भी और बहुत सारे एथिकल कारण हो सकते हैं। मॉरलिटी, सारी ऑल ह्यूमन एक्टिविटी की मॉरलिटी भी जिम्मेदार है, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे क्या कहता है। Going beyond the morality of such issue, the biological significance of such things is also important. Genetic modification of organism can have unpredictable result when such organism are introduced into the ecosystem. तो क्या कहते हैं कि अगर हम मॉरलिटी के अलावा अगर हम बात करते हैं और भी इशू हैं, जैसे किसी भी ऐसी चीज़ को हम बना देते हैं जेनेटिकली मॉडिफिकेशन से जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बना देते हैं, अगर उसको हम इकोसिस्टम में अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होने वाला है उसका हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को हम ये अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट देते हैं जब ऐसे ऑर्गेनिज्म को इकोसिस्टम में छोड़ दिया जाता है। Therefore, the Indian government has set up organizations such as GEAC, that is Genetic Engineering Approval Committee, which will make decision regarding the validity of GM research and safety for introducing GM organism for public services. तो क्या कहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा GEAC, दैट इज जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये डिसीजन लेती है कि जीएम रिसर्च की वैलिडिटी क्या होनी चाहिए और पब्लिक सर्विसेज के लिए उसके लिए सेफ्टी क्या होनी चाहिए, ये तय करती है। कौन, GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। Modification or usage of living organism for public services as food and medicine sources are create problem with patient granted for same time. तो क्या कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की यूजेज के लिए और उसके मॉडिफिकेशन के लिए जो पब्लिक सर्विसेज के लिए यूज बनाए जाते हैं, जैसे खाना हो गया, मेडिसिन सोर्सेज हो गया, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं पेशेंट के साथ में। There is a growing public anger that certain companies are being granted patent for product and technology that make use of the genetic material, plants and other biological resources have long identified, developed and used by the farmers and indigenous people for a specific region or country. तो क्या कहते हैं कि देयर इज ग्रोविंग पब्लिक एंगर, और पब्लिक का गुस्सा भी बढ़ता है जब कुछ कंपनियां जो हैं उनको ग्रांटेड पेटेंट फॉर प्रोडक्ट, ठीक है, तो प्रोडक्ट के लिए जो पेटेंट कराती हैं टेक्नोलॉजी और जो है उनका यूज़ करती हैं, जैसे जेनेटिक मटेरियल का यूज़ करके, प्लांट का यूज़ करके और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का यूज़ करके उनको पहचानती हैं, फिर उनको डेवलप कराती हैं और फार्मर के द्वारा यूज़ करते हैं। तो ऐसे इंडिजिनस पीपल जो हैं इस स्पेसिफिक रीजन कंट्री में ही होते हैं, ठीक है। राइस इज ए इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन, द प्रेजेंस ऑफ विच गो बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर एशिया एग्रीकल्चर हिस्ट्री। देयर आर द एस्टिमेटेड 2 lakhs variety of rice in India alone. 2 lakhs variety of rice in India alone. The diversity of rice in India is one of the richest in the world. Diversity of rice in India is one of the richest in the world. Basmati rice is distinct for unique aroma and flavor, and 27 documented variety of basmati are grown in India. There is a reference to basmati in ancient text, folklore, poetry, as it has been grown for a century. In 1997, American company got patent rights on basmati rice through US Patent and Trademark Office. This allowed the company to sell a new variety of basmati in US and abroad. This new variety of basmati had actually derived from the Indian former variety. Indian basmati was crossed with semi-dwarf variety and claimed as an invention or novelty. The patent extend the functional equivalent, implying that other people selling basmati rice could be restricted by the patent. Several attempts have been made to patent usage, product and processes based on Indian traditional herbal medicine, that is turmeric neem.
If we not vigilant and we do not immediately counter this patent application, other country individual may encase our rich legacy. We have not able to do anything about it. तो यहाँ पे क्या बताया गया कि जो राइस है, धान जो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फूड ग्रेन है, ठीक है। अगर हम अपनी एशिया एग्रीकल्चर हिस्ट्री में अगर लगभग हज़ारों साल पीछे अगर हम जाते हैं तो हमको पता चलता है कि राइस जो है क्या है, इम्पोर्टेंट फूड ग्रेन है, ठीक है। अब इंडिया में केवल अकेली इंडिया में ही राइस की जो वैरायटी है वो 2 लाख वैरायटी है। इसी वजह से वर्ल्ड में इंडिया जो है राइस की डाइवर्सिटी के बारे में सबसे वन ऑफ द रिचेस्ट है। बासमती राइस जो है इसका यूनिक एरोमा और फ्लेवर होता है और 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी है बासमती की जो इंडिया में ग्रो की जाती है, ठीक है। बासमती जो है एंशिएंट टेक्स्ट में, फोल्कलोर और पोइट्री में, ठीक, ये जो है क्या कहते हैं, कई सेंचुरी से ग्रो कराई जा रही है। 1997 में एक अमेरिकन कंपनी ने बासमती के राइस का पेटेंट राइट जो है यूएस पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस से ले लिया। ये बताती है कि कंपनी जो है ये नई तरीके की वैरायटी बासमती जो है ये यूएस अब्रॉड में बेच सकती, सेल कर सकती है। ये जो नई वैरायटी है बासमती की, ये एक्चुअली इंडियन फार्मर वैरायटी से ही बनाई गई, डेराइव की गई है। इंडियन फार्मर जो वैरायटी है इसकी सेमी डॉर वैरायटी के साथ में क्रॉस कराया गया है और क्लेम करती है कि इसने नई तरीके की वैरायटी को बना दिया है, ठीक है। अब जो है बासमती राइस की जो सेलिंग है ये दूसरे पेटेंट ये रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि ये दूसरा कोई इसको नहीं सेल कर सकता। बहुत सारे एफर्ट हैं जो पेटेंट के यूजेस को बना देते हैं। जैसे एक इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन जिसको बोलते हैं टर्मरिक नीम, देखिए है। और यहाँ पे क्या बोला गया आगे देख लेते हैं। बायोपायरेसी द टर्म यूज टू रिफर द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय द मल्टीनेशनल कंपनी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर अथराइजेशन फ्रॉम द कंट्री एंड पीपल कंसर्न विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट। तो क्या कहते हैं, बायोपायरेसी एक ऐसी घटना है जिसमें जो है मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा बायो रिसोर्सेज को बिना उसकी परमिशन के उसको क्या करना, यूज़ करना, सेल करना। ये क्या है, एक तरीके से चोरी है। तो ये क्या है, बायोपायरेसिस को कहा गया। विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट, बिना उससे बातचीत किए हुए उसी के प्रोडक्ट को अपना नाम लगा के बेचना क्या है, बायोपायरेसी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन आर रिच फाइनेंशियली बट पुअर इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। इन कंट्रास्ट डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज। Traditional knowledge related to bioresources can be exploited to develop modern application and used to save time, effort, expenditure during their commercialization। तो क्या कहते हैं, ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियलाइज जो नेशन है वो फाइनेंशियली तो रिच हैं लेकिन बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल नॉलेज में बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा ही गरीब हैं। तो डेवलपिंग और अनडेवलप्ड वर्ल्ड में अगर हम देखें तो बायोडाइवर्सिटी जो रिच है और ट्रेडिशनल नॉलेज है बायो रिसोर्सेज के पास में वो क्या है, सबसे ज़्यादा किसके पास में, डेवलप्ड के पास में, अनडेवलप्ड के रिस्पेक्टेड में। जो ट्रेडिशनल नॉलेज है बायो रिसोर्सेज से संबंध में, ये क्या करती है, मॉडर्न एप्लीकेशन में हमारा समय बचाती है, हमारे एफर्ट को कम करती है और हमारे खर्चे को भी बचाती है। देयर हैव बीन ग्रोइंग रियलाइजेशन ऑफ इनजस्टिस, इनएडिक्वेट कंपनसेशन एंड बेनिफिट शेयरिंग बिटवीन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री। सम नेशन आर डेवलपिंग लॉ टू प्रिवेंट सच अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ देयर बायो रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। तो क्या कहते हैं कि जो क्या कहते हैं, देयर हैव बीन ग्रोइंग रियलाइजेशन ऑफ इनजस्टिस, ये ऐसी इनजस्टिस मतलब हम प्रोडक्ट हमारा है और बेंच कोई दूसरा रहा है, ये इनजस्टिस को रियलाइज़ किए और इसका बेनिफिट्स बिना शेयर किए हुए जो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप हो गई सारी चीज़ें हैं। तो कुछ नेशन ने एक इन चीज़ों को रोकने के लिए, एक अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की। द इंडियन पार्लियामेंट है रिसेंटली क्लियर द सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट बिल्स। Indian Parliament has recently cleared that second amendment of Indian Patents Bill that takes such issue into consideration, including patent term emergency provision and research and development initiative। तो इंडियन पार्लियामेंट ने ये रिसेंटली में क्लियर किया है, इसमें अपने सेकंड अमेंडमेंट में, किसके, इंडियन पेटेंट बिल के सेकंड अमेंडमेंट में क्लियर किया है कि ऐसे इशू को जो पेटेंट जो किसी इमरजेंसी प्रोविजन के तौर पे उनका यूज़ कर लिए हैं, उनको डेवलपमेंटल को क्या किया जाएगा, सुधारा जाएगा, उसको देखा जाएगा, ठीक है। समरी देख लेते हैं एक बार। Biotechnology has given humans several useful products by using microbes, plant animals, their metabolic machinery. Recombinant technology have made it possible to engineer microbes, plant animals such that they have novel capability. Genetically modified organisms have been created by using method other than natural method to transfer one or more genes from one organism to another. जनरली यूजिंग टेक्निक सच है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो क्या बताया गया है कि बायोटेक्नोलॉजी जो है ह्यूमन के लिए यूजफुल, ह्यूमन के लिए और उसके जो है माइक्रोस, प्लांट एनिमल और बहुत सारे मेटाबॉलिक मशीनरी का यूज़ करके उनके प्रोडक्ट का यूज़ किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ये पॉसिबल हो पाया कब, इंजीनियरिंग माइक्रोस, प्लांट और एनिमल की मदद से, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म है क्या करते हैं, इस मेथड का यूज़ किया जाता है नेचुरल मेथड के अलावा, और उसमें एक से ज़्यादा जीन को ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, उसको बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जो जीएम प्लांट होते हैं ये क्या है, हमारी क्रॉप यानी कि फसल की पैदावार को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करते हैं, क्रॉप को स्ट्रेस में और टॉलरेंट यानी कि उसको स्ट्रेस को सहने में मदद करते हैं, टॉलरेट करने में हेल्प करते हैं। कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप प्लांट हैं वो न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाने में फूड की
हेल्प करते हैं और केमिकल पेस्टिसाइड यानी पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप बनाने में हेल्प करते हैं, यानी कि केमिकल पेस्टिसाइड की रिलायंस को रिड्यूस करेंगे यानी पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप बनाएंगे। रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी जो है इसमें हेल्थ केयर एरिया में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसमें जो इफेक्टिव थेरेपेटिक्स मेडिसिन है उनका सेफली ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स जो हैं ये ह्यूमन प्रोटीन से आइडेंटिकल होती हैं लेकिन डू नॉट इंड्यूस, लेकिन ये जो है अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स को इंड्यूस नहीं करते हैं। ये रिस्क ऑफ इन्फेक्शन से फ्री होते हैं। जो सिमिलर प्रोडक्ट में ऐसा देखने को मिल सकता है जो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज से आइसोलेट किए गए हैं वो कुछ क्या करते हैं कि अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जबकि रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स ऐसे नहीं करते। ह्यूमन इंसुलिन जो है बैक्टीरिया से बनाई गई है, इसका स्ट्रक्चर एब्सोल्युटली आइडेंटिकल होता है जो नेचुरल मॉलिक्यूल जैसा ही होता है। ट्रांसजेनिक एनिमल जो हैं इनका यूज़ किया जाता है किस लिए कि जीन जो है किस तरीके से किसी डिजीज़ के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, सर्विंग एज ए मॉडल के तौर पर यूज़ किया गया ट्रांसजेनिक एनिमल का ह्यूमन डिजीज़ को सही करने के लिए, जैसे कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस और अल्जाइमर। जीन थेरेपी जो है ये जीन का इंसर्शन किया जाता है किसी भी इंडिविजुअल सेल या टिश्यू में, जिससे उस डिजीज़ को जो हेरिडिटरी डिजीज़ उनको क्योर कर सके। इसमें जो है डिफेक्टिव म्यूटेंट एलीज फंक्शनल या एक से ज़्यादा टारगेटिंग जीन को इसमें हम जीन एम्प्लीफिकेशन में इन्वॉल्व करते हैं। वायरस क्या करते हैं, होस्ट पे अटैक करते हैं और अपना जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल में छोड़ देते हैं, फिर उसका रेप्लिकेशन साइकिल चलती है। इस तरीके से वेक्टर का यूज करके हेल्दी जीन को या उस हेल्दी जीन या उसके जीन के पोर्शन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं होस्ट सेल में। करंट इंटरेस्ट क्या मैनिपुलेशन माइक्रोब्स का प्लांट एनिमल्स में एथिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही बनते हैं, एथिकल क्वेश्चन ज़्यादा ही बनते हैं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो बायोटेक्नोलॉजी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया।